नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। पार्ट 2 पूरा हो गया अपने। आज पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पार्ट 2 का नाम क्या है? ऋतु चित्रणम। पहला ही प्रश्न है, अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ कस्मात् किस ग्रंथ से संकलित लिया गया है? कस्मात् ग्रंथात् दोनों में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि दोनों विशेषण विशेष से हैं और किसी से अगर अपन कोई चीज़ उद्धृत करते हैं तो पंचमी विभक्ति में आता है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायणात्। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा है उसी विभक्ति में उत्तर देना सही रहता है। तो अयम पाठ रामायणात् संकलितः। दूसरा प्रश्न, वसंते वसंत ऋतु में समन्ततः चारों ओर गिरि शिखराणि, गिरि और शिखर या पर्वतों के शिखर चोटियाँ कीदृशानि भवन्ति, किस तरह की हो जाती है? तो पुष्प भार समृद्धानि। पुष्प भार समृद्धानि, फूलों के भार से युक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मारुतः कीदृशे कुसुमे किरणन्यु अवलोक्यते। मारुतः यानी हवा, कीदृशः कुसुमे किस प्रकार के फूलों से किरणन्यु अवलोक्यते खेलती हुई दिखाई देती है। तो फूलों की 3 तरह की दशाएं बताई थी। पतिते, देखो इसमें तृतीय विभक्ति है तो उत्तर भी तृतीय में देना है। पतिते, इसके बाद है पतमाने, पतिते पतमाने, और एक था पादपस्थेश्च। और पीछे क्या आ जाएगा? वही कुसुम है। ये जो मैंने उत्तर बताए हैं आपको, ये आपको प्रश्नवाचक शब्द हटा करके उसकी जगह पर ये उत्तर लिखना है। जैसे इसमें ये कीदृशे, तो इस कीदृशे को हटा करके और पतिते पतमाने पादपस्थेश्च ये लिखना है यहाँ पर। बाकी पूरा का पूरा ही प्रश्न वैसा का वैसा ही उतार देना है। तो ये 3 तरह के फूलों से खेलती हुई दिखाई देती है। प्रकीर्ण अंबुधरम नभ कथम विभाति। प्रकीर्ण अंबुधरम, फैले हुए बादलों वाला नभ यानी आसमान, कथम विभाति कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? क्वचित, क्वचित प्रकाशम और क्वचित अप्रकाशम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? प्रकीर्णा अंबुधरम नभ क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम विभाति। कस्य अतिभारम समुद्वहंत वारी धारा प्रयांति। किसका बहुत ज़्यादा भार वहन करते हुए बादल जाते हैं। तो किसका? सलीला अतिभारम, सलीलातिभारम, जल का अत्यधिक भार वहन करते हुए बादल जाते हैं। देखो यहाँ पर कस्य आया था षष्ठी विभक्ति, लेकिन अपन ने यहाँ पर सलीला अतिभारम यानी सलील और अतिभारम लिख दिया है। कारण क्या है कि अपन ने यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई, दोनों शब्दों की अपन ने संधि कर दी। अगर संधि नहीं करेंगे तो क्या होगा? सलीलस्य, षष्ठी तत्पुरुष आ जाएगा, सलीलस्य अतिभारम। अपन ने समास करके लिखा है तो क्या लिखेंगे? सलीलातिभारम। वर्षर्तो,
मत्त गजा किम कुर्वन्ति, वर्षर्तो वर्षा प्लस ऋतो, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वर्षा प्लस ऋतो। और ये आ और री मिलकर अर किस में होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आ और री मिलकर अर हो गया, इसलिए इस वजह से वर्षर्तो। मत्त गजा किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, नदंती, इसका उत्तर होगा नदंती, यानी चिंगारते हैं या नाद करते हैं या आवाज करते हैं। शरद ऋतो, यहाँ पर संधि नहीं हुई है, यहाँ पर शरद ये आधा है प्लस ऋतो, ये री डायरेक्ट इस द में जुड़ गया है, इस वजह से शरदर्तो। शरद ऋतो चंद्रः कीदृशो भवति, शरद ऋतु में चंद्रमा किस तरह का होता है, इसका उत्तर है कीदृशो की जगह आ जाएगा विमलः, निर्मल होता है या शुद्ध होता है, साफ दिखाई देता है। अगला है कानी पूरित्वा तोय धारा प्रियाता, किसको भर करके बादल चले गए या चले जाते हैं, तो किसको भर के, पाठ में आया था आपने, नदी तटाकानी, नदी और तालाबों को भर के, द्वितीय विभक्ति में पूछा है और उत्तर भी किस में होगा, द्वितीय विभक्ति में, नदी तटाकानी बहुवचन। अस्मिन् पाठे तोय धरा इत्यस्य के पर्याया प्रयुक्ता, अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में सप्तमी विभक्ति, तोय धरा यानी बादल, इत्यस्य इसके, के पर्याया प्रयुक्ता, कौन कौन से पर्यायवाची प्रयुक्त हुए हैं, पाठ में भी बताया था मैंने। एक तो देखो यहाँ पर आया है अंबुधरम, तो अंबुधरम, वारीधरा, घना, घना भी आया था, घना मत्त गजा वाले श्लोक में, अंबुधरम, वारीधरा, घना, पर्याया प्रयुक्ता। आपको इसमें से क्या हटाना है, के ये हटा देना है और इसकी जगह ये लिखना है, अस्मिन् पाठे तोयधरा इत्यस्य अंबुधरम वारीधरा घना पर्याया प्रयुक्ता। कीदृश आदर्श न प्रकाशते, किस प्रकार का कांच या दर्पण प्रकाशित नहीं होता है या नहीं चमकता है, किस प्रकार का, निस्वास्वांध, जो हमारी सांस से धुंधला हो गया है, इस प्रकार का कांच प्रकाशित नहीं होता है या नहीं चमकता है। शिशिरर्तो सरितः के भांति, ये शिशिरर्तो इसमें भी उसी तरह का आया है जैसे वर्षर्तों में है, बता देता हूँ। इसमें गुण संधि है, गुण संधि है, जैसे महर्षि शब्द बनता है, महर्षि कैसे बना, महा प्लस ऋषि, आ और री मिलके अर हो गया, अगर यहाँ अ होता तब भी अर ही होता, तो यहाँ पर शिशिर प्लस ऋतो, अ और री मिलकर यहाँ पर भी अर हो गया, इस अर में से ये अ तो इसमें मिल जाएगा और ये र किसके ऊपर चल जाएगा, इस तो के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, शिशिरर्तो। तो शिशिरर्तो सरिता के भांति, शिशिर ऋतु में नदियाँ किस प्रकार की प्रतीत होती है, पाठ में आया था, हिमाद्र बालुका तीरे, बर्फ से नम, आर्द्र यानी नम बालू के किनारे वाली प्रतीत होती है।
रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समन्ततः, चारों ओर। प्रश्न भी आया था इस तरह का आपने, तो इसमें आएगा पुष्प भार समृद्धानि, पुष्प भार से परिपूर्ण शिखर दिखाई देते हैं। नभः विभाति, ये भी आया था। प्रकीर्णाम्बुधरम, फैले हुए बादलों वाला। वारीधरा महीधराणाम श्रृंगेषु, वारीधरा यानी जो बादल है वह पर्वतों की श्रृंगेषु चोटियों पर रुक रुक कर जाते हैं। विश्रम में, विश्रम में च, विश्राम कर करके प्रयान्ति जाते हैं। तोय धरा प्रियता, बादल चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? नभ त्यक्त्वा, आकाश को छोड़कर। नभ त्यक्त्वा, आकाश को छोड़कर चले जाते हैं। निश्वासांद आदर्श इव चंद्रः, चंद्रः या चंद्रमा न प्रकाशते, श्वास से मलिन हुए कांच की तरह चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। ये सब प्रसंग व्याख्या वाला छोड़ देना। अब देखिए, प्रकृति प्रत्यम च योजित्वा पद रचनाम कुरुत, अधिकतर शब्द मैंने बता दिए हैं पाठ में ही। अधिकतर क्या, इसमें से सारे ही बता दिए हैं। क्री प्लस कत्वा, इसका होगा कृत्वा। क्रीड प्लस सत्री, क्रीडन। गंध प्लस मतुप, ऊपर देखना, गंधवान। गंध प्लस मतुप का गंधवान। हलंत। समनिरुद्धकथ, इसका पाठ में बताया था, सन्निरुद्ध। ये चारों के प्रकृति प्रत्यय से बनने वाले शब्द। प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग यानी अलग अलग करो या टुकड़े करो। त्यक्त्वा, तेज धातु त्वा प्रत्यय। विश्रम में वि उपसर्ग, श्रम धातु और लेप प्रत्यय। सम उद्वहन्तः, सम और उद उपसर्ग, वह धातु और क्षत्रि प्रत्यय। पतमानः, गिरते हुए, पत धातु और शानच प्रत्यय। हिमवान, हिम शब्द और मतुप प्रत्यय। हिम शब्द और मतुप प्रत्यय, ये मतुप प्रत्यय शब्द में लगता है, बाकी सारे के सारे प्रत्यय धातुओं में लगते हैं। अधोलिखित शब्दान आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुत, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। क्रीडन का मतलब खेलते हुए, तो बालकः क्रीडन विद्यालयम गच्छति, बालक खेलता हुआ विद्यालय जाता है। दूसरा है गंधवान यानी अच्छी सुगंध वाला, तो इसमें लिखो
चंपा पुष्पम गंधवान अस्ति। चंपा का फूल सुगंध वाला है। विश्रम में अहम विश्रम में गृह कार्यम करिष्यामि। मैं विश्राम करके गृह कार्य करूँगा। पूरित्वा पूरा भर के, तो नारी घटम पूरित्वा घड़े को पूरा भर के, गृहम गच्छति स्त्री घड़े को पूरा भर के घर जाती है। नभ अध्ये नभ अम्बूधरम युक्तः अस्ति। आज आकाश बादलों वाला है। नदन्तः तो गजा नदन्तः जल क्रीडां कुर्वन्ति। हाथी चिंगारते हुए जल क्रीड़ा करते हैं। त्यक्त्वा अहम गृहं त्यक्त्वा कुत्रापि न गमिष्यामि। मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सांप्रतम यानी अब। सांप्रतम सर्वत्र अंधकारः अस्ति। अब सभी जगह अंधकार है। शिखिना यानी मोर, तो शिखिनः वर्षा काले नृत्यन्ति। मोर बरसात के समय नाचते हैं या बरसात के काल में नाचते हैं। प्रयाति का मतलब गच्छति, वही जाता है। उमा विद्यालयम प्रयाति। उमा विद्यालय जाती है। अगला है संधिम संधि विच्छेदम व कुरु। संधि अथवा संधि विच्छेद करो। देखो, सुख अनिलयम, इसका होगा पहले तो दीर्घ संधि, सुखा नी और विसर्ग का हो जाएगा ओ, और फिर पूर्व रूप होकर यम। सुखा नीलोयम। प्रकीर्ण अम्बुधरम, प्रकीर्ण प्लस अम्बुधरम। क्रीडन इव, इसका हो जाएगा क्रीडन नीव, दो बार ना हो जाएगा, द्वित्व होता है। चंद्रो अपि, चंद्रः प्लस अपि। निश्वास प्लस अंध, इसका हो जाएगा नी श्वासांध, दीर्घ संधि। ठीक है। अधोलिखितानां कर्तृक्रियापदानां समुचित मेलनं कुरुत।
कर्ता और क्रिया का उचित मिलन करना है। अपने छठा श्लोक आया था, छठे श्लोक में ऊपर से नीचे अर्थ किया था, उसी में से पूरा का पूरा ही। सबसे पहले प्लवंगा, प्लवंगा क्या करते हैं, समास्व संति। वनांता, वनांता यानी वन प्रदेश, भांति। शिखिनः यानी मोर, नृत्यंती। नद्ये यानी नदियाँ, वहंती बहती है। मत्त गजा, मत वाले हाथी, नदंती नाद करते हैं। प्रिया विहीन, प्रिय से अलग व्यक्ति, ध्यायंती याद करते हैं। घना यानी कि बादल, वर्षंती बरसते हैं। या तो इस तरह से कर लेना, या फिर इसका जब उत्तर लिखो तब प्लवंगा इस तरह लिख के इसके सामने लिख लेना समास्व संति। ठीक है, दोनों में से जिस तरह भी करना चाहो। अधोलिखितेषु, ये अन्वय छोड़ देना। अधोलिखितेषु श्लोकेषु प्रयुक्त अलंकाराणाम निर्देशम कुरुत। नीचे दिए गए श्लोकों में प्रयुक्त अलंकारों को बताइए। तो जो पहला श्लोक है इसमें पत पत शब्द की आवर्ती हो रही है, इस वजह से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। और क्रीडन यू, मानो खेल रही हो, हवा मानो खेल रही हो। तो जहाँ पर भी मानो आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा। पहले में है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। दूसरे में वहंती वर्षंती, इसमें अंति अंति आता है बहुत सारे शब्दों में बार बार, इस वजह से इसमें भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ग वाले में देखिए अनुप्रास तो लगभग सभी में हो जाता है, क्योंकि वर्णों की आवर्ती सभी में होती है। अनुप्रास वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, मतलब कोई वर्ण बार बार आता है, तो अनुप्रास तो है ही सही। लेकिन इसमें एक और तुलना की गई थी कि उस कांच के समान चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हो रहा है या चंद्रमा भी नहीं चमक रहा है, तो कांच के समान, कांच से चंद्रमा की तुलना की गई है, इस वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार। क्वचित प्रकाशम, इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें है उपजाति छंद। इसमें है इंद्रवज्रा और इसमें है अनुष्टुप। जब आपको छंद पढ़ाऊंगा तब उसमें समझ में आ जाएंगे कि ये छंद किस तरह से अपन पहचानते हैं। देखिए इंद्रवज्रा में क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती है। यहाँ पर समझाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये सब आपको मैं छंदों के साथ समझा दूंगा, लेकिन आपको ये पूरा श्लोक लिख के और उसके नीचे लिखना है उपजाति छंद, ये दूसरा लिख के इसके नीचे इंद्रवज्रा छंद, और ये लिख के इसके नीचे अनुष्टुप छंद। छंदों को पढ़ाते टाइम में ये सारे डिटेल में समझा दूंगा कि छंदों को किस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, ये आपके पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट। यहाँ पर आज अपना पार्ट 2 पूरा ख़त्म। अब अगला पार्ट 3 अगले वीडियो में। धन्यवाद।